नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 4 के मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन की चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 23 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड करके भी टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में प्रोवाइड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि किसी कारणवश या लेट ज्वाइन करने के कारण आप हमारे पुराने टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो आप टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 पर चर्चा। तो जैसा कि आपको पता है, टेस्ट नंबर 4 जो है ये सीसेट का टेस्ट है। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन की चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वर्तमान में अभी फाउंडेशन लेवल का टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 सीसेट का टेस्ट है, जिसमें मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो पहला आपका लस मतलब एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा औसत मतलब एवरेज, तीसरा आयु संबंधी प्रश्न एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पहला टॉपिक है असमानता की जांच इनइक्वालिटी, दूसरा टॉपिक है आपका सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट, चौथा टॉपिक है आकृतियों की गिनती काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रश्न लिखा है ये एलसीएम का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा समझेंगे। पहली घंटी जो है वो हर 30 मिनट के अंतराल पे बजती है, मतलब 30 मिनट हुआ घंटी बजी, फिर 30 मिनट हुआ घंटी बजी, फिर 30 मिनट हुआ घंटी बजी। दूसरी घंटी हर 60 मिनट के अंतराल पर, तीसरी घंटी हर 90 मिनट के अंतराल पर और चौथी घंटी हर 105 मिनट के अंतराल पर। मतलब मेरे को एक ऐसा समय चाहिए जिस पे चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। इसका मतलब मेरे को एक छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन चारों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। इन चारों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या होगी, एलसीएम। इसीलिए मैं क्या किया, इन चारों का एलसीएम निकाला, जो कि मेरे को 1260 मिनट मिला। इसका मतलब प्रत्येक 1260 मिनट पर चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 1260 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 21 घंटा। इसका मतलब प्रत्येक 21 घंटे में चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी थी, उसके बाद 21 घंटा बाद वापस से एक साथ बजेंगी। तो 12 बजे में 21 घंटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सुबह का 9 बजे। तो एलसीएम क्यों निकालते हैं उस बात को समझेंगे। छोटी से छोटी संख्या चाहिए मेरे को जो इन चारों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित, और छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब एलसीएम। इसीलिए चारों का क्या निकाला, एलसीएम। 21 घंटा आया, मतलब हर 21 घंटे में चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 12 बजे के बाद कितने बजे, 9 बजे। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो इनमें से कौन एक उनका लसा नहीं हो सकता। तो समझेंगे, ये अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का मौसा 8 है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं दो संख्याएं ले लेता हूं, 8 और 16। दो संख्याएं क्या ले लिया मैं, 8 और 16। इनका मौसा क्या दिया है, 8 दिया है। या दो संख्याएं आप 8 और 8 भी ले सकते हो, इनका मौसा भी क्या होगा, 8। मौसा होता क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। और लसा क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब लसा संख्याओं से विभाजित होता है और मौसा संख्याओं को विभाजित करता है।
यही तो डिफरेंस है दोनों में। तो दो संख्याओं का मौसो 8 है, मान लीजिए दो संख्या 8 और 8 है, या 8 और 16 है, जिनका मौसो कितना दिया है 8। तो इनमें से कौन एक उनका लौसा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए इन दोनों का मौसो 8 है, मतलब 8 इन दोनों को विभाजित करेगा। अगर मैं इन दोनों का लौसा निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। अगर इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है, मतलब इस मौसे से भी क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित। अगर इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है, मतलब मौसे से भी क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित। तो देख लीजिए इन चारों में से कौन मौसों से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, वही लौसा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन 24 जो कि 8 से विभाजित होता है, दूसरा ऑप्शन 48 जो कि 8 से विभाजित होता है, 56 भी होता है लेकिन 60 नहीं होता, इसीलिए 60 इनका लौसा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं, इन दोनों का मौसा 8 है, तो इन दोनों का लौसा जो होगा इन दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। इन दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है तो 8 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित। लेकिन यहां पे 60 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, जबकि ये तीनों 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर क्या होगा, 60 होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहा हूं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का लौसा 1820 तथा मौसा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको एक रिजल्ट पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लो दो संख्याएं a और b है, तो a और b का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। लौसा दिया है, मौसा दिया है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं, बन जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है। दो अंकों की संख्याओं का मौसा व लौसा 16 तथा 480 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, दो अंकों की संख्याओं का मौसा दिया है और लौसा दिया है। एक बात समझेंगे, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ही चेक करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, पहला ऑप्शन क्या है, 40 और 48। 40 और 48 का मौसा 16 होगा क्या, नहीं होगा। अगर इन दोनों का मौसा 16 होता, मतलब 16 से दोनों क्या होने चाहिए थे, विभाजित, और 480 को दोनों क्या करने चाहिए थे, विभाजित। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। मौसा संख्याओं को विभाजित करता है और लौसा संख्याओं से विभाजित होता है। तो क्या 16 40 और 48 दोनों को विभाजित कर रहा है, नहीं। क्या 60 और 72 को कर रहा है, नहीं। 64 और 80 को कर रहा है, लेकिन 64 और 80 से 480 दोनों से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर डी मिलेगा, 80 और 96। 16 80 को भी करता है, 96 को भी करता है, और 480 80 से भी होता है और 96 से भी होता है। सबसे आसान तरीका, ऑप्शन से चेक कर लिए। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आपके पास पूरे कॉन्सेप्ट होंगे, परिभाषा आप समझे होंगे। मौसा संख्याओं को विभाजित करेगा और लौसा संख्याओं से विभाजित होगा, तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रोसीजर देख लीजिए, अगर HCF 16 दिया है तो दो संख्या 16x और 16y मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आएगा, 16x और 16y दो संख्या मिल गई तो इनका लौसा क्या हो जाएगा, 16xy बराबर 480, तो xy बराबर कितना आ गया, 30। तो संभावित जोड़े लेंगे आप, तो 1 और 30 का जोड़ा, 2 और 15 का, 6 और 5 का, तो यहां से क्या मिल जाएंगे आपको, संख्या भी मिल जाएंगी। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 80 और 96। तो इतना करने से बेहतर है ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3 4 5 6 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर कोई संख्या 3 4 5 6 7 और 8 से विभाजित होती है तो उसके एलसीएम से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 3 4 5 6 7 और 8 से विभाजित होती है, मतलब उसके एलसीएम से भी क्या होगी, विभाजित। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 10,000 लिखा है इसको एलसीएम से क्या करता हूं, विभाजित करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाला, एलसीएम आया 840, तो 10,000 को 840 से विभाजित किया।
तो आपको क्या मिल जाएगा, 10,000 के जस्ट आगे वाली संख्या और जस्ट पीछे वाली संख्या जो कि 840 से क्या होती हो, विभाजित होती हो। पता होगा ये तो निकाल पाएंगे। अगर मैं 840 से 10,000 को भाग दूंगा तो आप क्या बता सकते हो, 10,000 के जस्ट आगे वाली संख्या और जस्ट पीछे वाली संख्या। पीछे वाली संख्या कैसे मिलेगी, शेषफल को सीधे घटा देंगे, और आगे वाली संख्या कैसे मिलेगी, जोड़ने पर। क्या जोड़ेंगे, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। मतलब 10,000 के जस्ट आगे वाली संख्या मिल गई जो 840 से विभाजित होती है, और 10,000 के जस्ट पीछे वाली संख्या मिल गई जो 840 से विभाजित होती है। देख लेंगे समीपतम कौन सी है। ठीक, तो यहां पे कैलकुलेशन किया गया है। रिमाइंडर कितना मिलता है, देखिए 760। कितना मिलता है, 760। मतलब एक संख्या तो कौन सी हो गई, 10,000 माइनस 760 मतलब 9,240, उसके जस्ट पहले वाली। और जस्ट आगे वाली कौन सी होगी, इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ते हैं तो 840 माइनस 760 कितना आएगा, देख पा रहे हैं, 80। तो 80 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10,080। मतलब 10,000 के जस्ट पहले 9,240 और जस्ट आगे 10,080। ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 840 से क्या होंगी, विभाजित। समीपतम कौन सी होगी, 10,080। तो किसी भी संख्या के जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाली संख्या आप बता सकते हैं। आगे वाली संख्या भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ने पे मिलेगी, और पीछे वाली संख्या सीधे सीधे शेषफल को घटाने पे मिलेगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लसा 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात देगा तो आप क्या करेंगे, संख्याएं मान लेंगे। पहली संख्या 4k और दूसरी संख्या कितनी मान लीजिए, 5k। पूरे मैथमेटिक्स में जब कभी भी आपको अनुपात देता है आप संख्या मान लेते हैं। दो संख्या मिल गई, अब आपको k चाहिए। k कहां से मिलेगा, जो भी गिवन है, जो भी गिवन होता है वहां से k मिलता है। तो 4k और 5k का लसा दिया हुआ है, और 4k और 5k का लसा आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 20k। 20k बराबर 180, तो k कितना आ गया, 6। k 6 आया तो पहली संख्या 24, दूसरी कितनी हो जाएगी, 30। ध्यान रखेंगे, अनुपात वाले प्रश्न में अनुपात से संख्या मानते हैं, जो दिया होता है उसके अलावा वहां से k की वैल्यू निकालते हैं। दिया क्या था, लस, तो इन दोनों का लस कितना आएगा, 20k, क्योंकि 4 और 5 का लस 20, k और k का कितना हो गया, k। तो 20k की वैल्यू 120 के बराबर, तो k कितना हो गया, 6। k 6 आया तो पहली संख्या मिल गई कितनी, 24, और दूसरी कितनी, 30। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई संख्या 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होती है, मतलब उसके एलसीएम से भी क्या होगी, विभाजित। तो मैं इसका एलसीएम निकाला, कितना आया, 540। अब 540 से भाग दूंगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, शेषफल मेरे को मिलेगा 279। अब 9,999 तो 540 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाली संख्या बता दूंगा, इसके आगे वाली संख्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे वाली संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। लेकिन पूछा कितने अंकों की है, 4 अंकों की, इसीलिए इसके जस्ट पहले वाली संख्या कैसे बताएंगे, शेषफल को सीधे सीधे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9,720। तो आंसर क्या आ गया आपका, 9,720। ये कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में समझा चुका मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 12 और 18 प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए 6, 12 और 18 संख्याओं से विभाजित होने का मतलब इनका एलसीएम। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 36। 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से क्या होगी, विभाजित। अब क्या 36 पूर्ण वर्ग है, जी हां 36 पूर्ण वर्ग भी है, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है आंसर, 36। अगर मान लीजिए यहां पे एलसीएम ऐसा आता जो पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो उसको क्या करते आप, पूर्ण वर्ग बना देते। कैसे बनाते, जो जोड़ा इनकम्प्लीट है उसको क्या कर देते आप, कंप्लीट कर देते। लेकिन यहां पे 36 ऑलरेडी क्या है, पूर्ण वर्ग है। 2/3, 4/5, 6/7 का मौसा क्या होगा, भिन्न संख्याएं हैं ये, p/q के रूप में है, मतलब भिन्न संख्याएं हैं। तो भिन्न संख्याओं का मौसा और लसा कैसे निकालते हैं, तो भिन्न संख्याओं का मौसा निकालने के लिए अंश का क्या निकाल देंगे, मौसा,
न्यूमरेटर मतलब अंश, तो अंश का मस बटे हर का क्या निकाल देंगे, लस। ये होता है आपका भिन्नों का मस। तो अंश में क्या है 2 4 6, तो 2 4 6 का क्या निकाल दूंगा मैं, मस, और हर में क्या है 3 5 7, इसका क्या निकाल दूंगा, लस। तो इसका मस आएगा 2 और इसका लस आएगा 105। तो आंसर क्या हो गया, 2/105। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला जाता है। तो औसत का प्रश्न है, तो आपको पता होगा औसत का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना। तो 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना दिया है 45, तो 50 विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा, 2250 किलोग्राम। सिंपल सी बात है, 50 विद्यार्थियों का औसत 45 किलोग्राम है, तो 50 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो जाएगा, 50 × 45। औसत का मतलब बराबर बराबर बांट दो, तो 45 किलोग्राम को सब में दे दो। 45 45 45 45 कितने बार दिए, 50 बार, तो 50 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो गया, 2250। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो एक विद्यार्थी चला गया तो कितने बचे, 49। औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 44.9 किलोग्राम। यही हो जाएगा 44.9 किलोग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिलेगा यहां पे। ये क्या है, 50 विद्यार्थियों का कुल भार, ये क्या हो जाएगा, 49 विद्यार्थियों का कुल भार। जो कमी आई होगी वो उस विद्यार्थी के चले जाने के कारण। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 49.9 किलोग्राम। समझ पा रहे हो। तो औसत जहां भी दिखे आप पहले क्या निकालेंगे, टोटल। तो यहां पे 50 विद्यार्थियों का औसत 45 है, तो 50 विद्यार्थियों का टोटल, 49 विद्यार्थियों का औसत है 44.9, तो 49 विद्यार्थियों का टोटल भार। जो कमी आई होगी वो उस विद्यार्थी के कारण आई होगी। ठीक, ये देखिए लसा बोला है, भिन्न संख्याओं का लस। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अंश का लस बटे हर का मस। मस में ऊपर मस और नीचे लस, और लस में ऊपर लस और नीचे मस। तो देखिए अंश में क्या है 2 4 5, तो 2 4 5 का एलसीएम, और हर में क्या है 3 9 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 20/3। कर पाएंगे ये। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तो ये क्या हो गया, 13 वस्तुओं का मूल्य। ये क्या हो गया, 15 वस्तुओं का मूल्य। ये क्या हो गया, 12 वस्तुओं का मूल्य। सबको जोड़ दूंगा तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 40। ये 40 वस्तुओं का मूल्य हो गया। डिवाइड बाई 40 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, औसत। औसत होता क्या है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। पूछा क्या है, वस्तु का औसत मूल्य, मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, वस्तुओं का कुल मूल्य, और नीचे टोटल कितनी वस्तुएं हैं। तो ये बता रहा है वस्तुओं का कुल मूल्य, नीचे टोटल कितनी वस्तु है, 40। ठीक, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। तो एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब 15 रुपए, मतलब बड़े सेब को 15 रुपए पीस के हिसाब से बेचा। मध्य सेब जो थे उसको 10 रुपए पीस के हिसाब से, और छोटे आकार के सेब को 5 रुपए पीस के हिसाब से बेचा। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। मान लेता हूं बड़े सेब जो थे वो टोटल कितने थे, 3 के। मध्य सेब जो थे वो कितने थे, 2 के। और छोटे आकार के सेब की संख्या कितनी थी, 5 के। अनुपात को के मान लिया हूं। ये क्या लिख रहा हूं, बड़े सेब की संख्या, मध्य सेब की संख्या और छोटे सेब की संख्या। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो बड़े सेब थे ये 15 रुपए पीस के हिसाब से, मध्य सेब जो थे 10 रुपए पीस के हिसाब से, और छोटे सेब जो थे 5 रुपए पीस के हिसाब से। तो देखिए 15 रुपए पीस के हिसाब से कितने, 3 के,
10 रुपए पीस के हिसाब से कितने 2K, और 15 रुपए 5 रुपए पीस के हिसाब से कितने 5K। ये क्या हो गया, कुल सेब का मूल्य डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेब कितने हैं देखिए 3K प्लस 2K प्लस 5K। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 45K प्लस 20K प्लस 25K डिवाइड बाय कितना 10K। कितना आ जाएगा 45 और 25, 70 और 20 कितना 90K बटे 10K, कितना आ गया 9 आ गया। औसत मूल्य का मतलब ऊपर टोटल मूल्य जितने भी सेब हैं उनका, और नीचे क्या कितने सेब हैं टोटल उनकी संख्या। तो ये क्या बता रहा है 3K जो सेब हैं बड़े वाले उनका मूल्य, 2K जो सेब हैं मध्य वाले उनका मूल्य, 5K जो सेब हैं छोटे वाले उनका मूल्य। एक सेब का मूल्य कितना है बड़े वाले का 15, तो 3K का कितना हो जाएगा 3K इंटू 15। मध्य वाले का 10 है तो 2K का कितना 2K इंटू 10। छोटे वाले का 5 है तो 5K इंटू 5। ये क्या बता रहा है टोटल मूल्य, और ये क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ सेब। तो बहुत आसान है, औसत की परिभाषा को ध्यान में रख के बनाएंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए जो नए वाले आए थे। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई, मतलब कुल आयु में वृद्धि कितनी हो गई 24 वर्ष। औसत आयु 3 वर्ष बढ़ी है, मतलब प्रत्येक में 3-3 बढ़ा दो तो टोटल कितनी बढ़ गई 24 वर्ष। अब देखिए 30 वर्ष और 34 वर्ष वाला बाहर गए, 30 और 34 वाले बाहर गए, इनके प्लेस पे 2 अंदर आए, मतलब 64 वर्ष बाहर गया और उनके प्लेस पे अंदर आए कुछ। तो 64 वाले बाहर गए, उनके प्लेस पे 2 अंदर आए, उन दोनों के अंदर आने से कुल आयु 24 वर्ष बढ़ गई। मतलब जो 2 अंदर आएंगे वो इस 64 के साथ साथ कितना लेके आएंगे 24, मतलब कितना 88 वर्ष। ये 88 वर्ष क्या है, जो 2 अंदर आए थे उनकी आयु का योग पता है तो औसत कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, 30 और 34 वाले बाहर गए, मतलब 64 वर्ष बाहर गया, उनके प्लेस पे अंदर जो आएंगे उनके कारण 24 वर्ष बढ़ जाती है आयु। मतलब अंदर आने वाले की आयु कितनी होगी, इस 64 को तो मेंटेन करेंगे ही, साथ में 24 और लेके आएंगे 88 वर्ष, तो औसत कितना हो गया 44, वही लिखा होगा। देखिए नेक्स्ट, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित की जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। वही करेंगे, देखिए 11 की औसत आयु 20, तो 11 की कुल आयु कितनी हो गई 220 वर्ष। सबसे आसान तरीका है, औसत दिया है टोटल निकाल दीजिए। यदि कोच की आयु सम्मिलित की जाती है, कितने लोग हो गए 12, तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। मतलब पहले कितनी थी 20, इसका 10% बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 इंटू 22 कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। मतलब 11 लोगों की कुल आयु थी 220 वर्ष, 12 लोगों की कुल आयु कितनी 264, तो जो वृद्धि हुई 44 वर्ष की वो कोच के कारण हुई है। मतलब कोच की आयु कितनी हो जाएगी 44 वर्ष। ऐसा ही पहले एक प्रश्न किए थे, विद्यार्थी चला गया था तो आयु क्या हो गई थी कम, या भार क्या हो गया था कम, लेकिन यहां पे नया व्यक्ति आ गया तो भार क्या हो जाएगा ज्यादा, या आयु क्या हो जाएगी ज्यादा। तो आपको केवल टोटल निकालना है, 11 का टोटल कितना हो गया 220 और 12 का टोटल कितना हो गया 264। मतलब 11 लोगों को टोटल करूंगा तो 220 वर्ष मिलता है, उसमें एक को और बढ़ा दिया तो टोटल कितना 264, तो वृद्धि कितना हुआ 44 वर्ष का। किसके कारण, अध्यापक के कारण। मतलब अध्यापक की आयु कितनी, या कोच बोल लो जो भी है, ठीक, कोच था तो कोच की आयु कितनी हो गई 44 वर्ष हो गई। ऐसे प्रश्न आप औसत में किए होंगे। देखिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष, मतलब कुल आयु कितनी हो गई 84 वर्ष। मतलब ऐसे 7 बच्चे
की आयु को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 84 वर्ष मिलेगा। इसमें से मान लीजिए ये बच्चा मर गया जिसकी आयु कितनी थी, 6, तो 84 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 78। ये क्या है, 6 बच्चों की कुल आयु, तो 6 बच्चों की कुल आयु 78, तो औसत कितना हो गया, 13। कितनी आसानी से बना सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, 6 क्रमागत संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। अवरोही मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऐसा कर लीजिए, x, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं 6 संख्या, x, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। अगर आपको माइनस में कंफ्यूजन होता है तो ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि आप क्लास में ऐसा पढ़े होते हैं तो आप प्लस वाला लिखिए, चाहे तो आप ऐसा लिखिए। तो ये 6 संख्या हो गई, क्रमागत है मतलब क्रम से होनी चाहिए। पहली अगर 1 है तो अगली 2, फिर 3, फिर 4। अगर पहली 10 है तो अगली 11, फिर 12, फिर 13, क्रम से होनी चाहिए। तो ये 6 क्रमागत संख्याएं हो गई जो कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 का औसत, मतलब इन 5 का औसत क्या दिया है आपको, 30, तो x मिल जाएगा, x मिल गया तो संख्याएं मिल जाएंगी, संख्याएं मिल गई तो प्रथम और अंतिम का अंतर मिल जाएगा। लेकिन इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये देखिए, प्रथम और अंतिम मतलब x+5 और अंतिम क्या है, x, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 ही आएगा। सिंपल सी बात है भाई, 6 क्रमागत संख्या है तो प्रथम और अंतिम में अंतर कितना होगा, 5 का ही होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं x और x-5 में अंतर कितने का होगा, 5 का। ये देखिए कितने का अंतर होगा, 5 का। सिंपल सी बात है, अंतर मतलब पॉजिटिव ही आएगा, वो बड़े से छोटे को घटाएंगे आप। तो आपको पूरा डिटेल में x निकाल के संख्याएं बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधे सीधे प्रथम और अंतिम का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्याओं से 4 तथा 7 क्रमशः कम है। क्या बोल रहा है, छठवीं संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 4 और 7 क्रमशः कम है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या किए, देखिए छठवीं संख्या मान लिए कितना, x, तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, x+4। सिंपल सी बात है, छठवीं संख्या 7वीं से कितनी कम है, 4, तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, x+4। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, 8वीं संख्या भी लिख सकते हो। ये देखिए क्या हो जाएगी, x+7। प्रथम 2 का औसत दिया था 31/2, तो 2 का योग हो गया। अन्य 3 का औसत दिया था 64/3, तो ये 3 का योग हो गया। तो ये प्रथम 2 का योग, ये अगली 3 का योग, ये छठवीं संख्या, ये 7वीं संख्या, ये 8वीं संख्या, इनका योग कितना हो जाएगा, 20 × 8। क्योंकि औसत दिया है 20, तो योग कितना, 20 × 8। x निकाल दिए, x मिल गया तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। x संख्याओं का औसत y² तथा y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। x संख्याओं का औसत y², तो x का योग कितना हो जाएगा, xy²। y संख्याओं का औसत x², तो y का योग कितना हो जाएगा, yx²। ये देखिए x संख्याओं का औसत दिया है y², तो x संख्याओं का योग कितना हो गया, xy²। y संख्याओं का औसत x² है, तो y संख्याओं का योग कितना हो गया, yx²। अब बोला क्या है, सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या मतलब x + y। ये देखिए सभी संख्या मतलब क्या, x + y संख्याएं हैं, तो x संख्याओं का योग कितना है, xy², और y संख्याओं का योग कितना है, yx²। डिवाइड बाय कितना लिख दूंगा, x + y, बन जाएगा। ये क्या है, x संख्याओं का योग, ये y संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ दूंगा तो सभी संख्याओं का योग, डिवाइड बाय कितना, x + y। कॉमन निकाल के काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, xy। इसका मतलब औसत दिया है तो आप क्या करिए, पहले योग निकाल लीजिए, सबसे पहली बात तो यही होगी।
6 मेज तथा 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी गई। 6 मेज और 12 कुर्सियां 7800 रुपए में। एक मेज का मूल्य x है तो 6 मेज का मूल्य कितना 6x, एक कुर्सी का मूल्य y तो 12 का मूल्य कितना 12y। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 है, एक मेज मतलब x की वैल्यू सीधे सीधे कितना दे दिया 750, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल आसान। एक मेज का औसत मूल्य बोला है मतलब सीधे सीधे x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू पुट करिए और क्या निकाल दीजिए y की वैल्यू। a b c d e 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात कीजिए। या तो आप एक्सप्लेनेशन में जो दिया है उसको देख सकते हैं कि 5 लगातार विषम संख्याएं मान लिए, तो यहां पे औसत निकाले तो क्या मिला 5। तो विकल्प की जांच कर सकते हैं, a+4 क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि पहली संख्या x बोल दीजिए, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6 और पांचवी संख्या x+8। ये 5 क्रमागत विषम संख्या है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा विषम बोला है तो 2 4 6 क्यों लिए हैं सर। भाई मैं मान रहा हूं, पहला x बोला तो अगला x+2 होगा ना, क्योंकि विषम संख्या आप देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस होता है 2 का होता है, और यहां पे भी कितने का है 2 का ही तो है। आप चाहें तो x+1, x+3, x+5, x+7, x+9 ऐसा मान के भी बना सकते हो। इसमें भी प्रत्येक 2 संख्याओं में 2 का अंतर है और यहां पे भी 2 का अंतर है। मैं मान लिया ये हो गई मेरी 5 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका औसत निकालूंगा तो देखिए औसत क्या मिलेगा। समांतर श्रेणी में है तो सीधे लिखता हूं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, कट पिट करूंगा तो यहां से मिलेगा x+4। x की वैल्यू कितनी है a, तो कितना आ जाएगा a+4। ऐसा भी कर सकते हो। समांतर श्रेणी में होती है तो सीधे सीधे औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या करो, या सीधे सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, लेकिन तब लगेगा जब संख्याएं किसमें होंगी समांतर श्रेणी में। ए और बी की वार्षिक आय 80,000 रुपए है तो क्या निकाल दिए ए और बी की कुल आय। सिंपल सी बात है, 2 से गुणा हो जाएगा। औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना, 80,000 को ए को दे दो और 80,000 को बी को दे दो, तो टोटल कितना हो गया 1,60,000। उसी प्रकार बी और सी की कुल आय मिल गई आपको, सी और ए की कुल आय मिल गई आपको, जोड़ दो सबको तो क्या आएगा 2a + 2b + 2c, तो यहां से क्या मिल जाएगा a + b + c, ये मिल गया। अब a + b + c पता है और b + c भी पता है, b + c भी पता है ना, ये देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि a + b पता है, b + c पता है, c + a भी पता है, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2a + b + c, मतलब यहां से a + b + c भी पता है। अब आपको b चाहिए तो b निकालिए, c चाहिए तो c निकालिए, a चाहिए तो a निकालिए। अगर मैं a + b + c में a और b को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा c। चाहिए क्या था मेरे को a की आय चाहिए था, मतलब a + b + c में b और c को घटा दिया तो क्या मिलेगा मेरे को a मिल जाएगा, वही लिखा हुआ यहां पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो क्या करिए 6 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, अंतिम 6 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, उसमें 11 संख्याओं का योग को घटा दीजिए। ये देखिए अंतिम 6 का योग प्रथम 6 का योग, मतलब ये क्या हो गया 12 का योग, इसमें 11 का योग घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 6वीं संख्या मिलेगी। मतलब आपको औसत दिया है तो योग निकालना है, सारे क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा। देखिए श्याम और सोना की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्षों के बाद उनके उम्र में 3:4 का अनुपात है। सोना की वर्तमान आयु क्या है। यह हो गया आपका आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें आपको पूरे प्रश्न में 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, पूरे प्रश्न में 2 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट से या एक स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे x के टर्म में मान लेंगे और दूसरे स्टेटमेंट से उस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पूरे प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। 2 स्टेटमेंट रहेगा, एक स्टेटमेंट से x मानेंगे, दूसरे से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे
श्याम और सोना की वर्तमान आयु 3:5 के अनुपात में है, तो श्याम की आयु कितनी 3x, सोना की आयु कितनी 5x। 9 वर्षों के बाद, तो पहले तो आप लिख लीजिए कि 9 वर्षों के बाद श्याम हो जाएगा 3x + 9 और सोना हो जाएगी 5x + 9। और ये 9 वर्ष के बाद सोना, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। तो यहां से x मिल गया तो उनकी वर्तमान आयु मिल गई। बहुत आसान बनते हैं प्रश्न। आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, दोनों को यूज करना है। देखिए नेक्स्ट, x, y और z की वर्तमान आयु का योग कुल 56 वर्ष है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी आयु 5:4:1 का अनुपात में थी, तो z की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो मान लेता हूं x की आयु 2 वर्ष पहले कितनी है 5 के, y की आयु कितनी है 4 के और z की आयु कितनी है 1 के। ये 2 वर्ष पहले की बात है। और वर्तमान में योग कितना है 56 वर्ष, तो वर्तमान में x कितने का हो जाएगा 5k + 2, y 4k + 2 और z 1k + 2। ये वर्तमान में उनकी आयु हो गई। इनका योग कितना निकाल दीजिए आप, ये देखिए इनका योग कितना 56, x मानिए k मानिए जो मन करता है। x बराबर कितना आया 5, x मानो k मानो, कितना आया 5। तो पूछा क्या है z की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 1 × 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय तथा नेहा की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है तथा उनकी आयु का योग 75 वर्ष है। आसान है बिल्कुल। मान लीजिए विजय की वर्तमान आयु 8x, नेहा की वर्तमान आयु 7x। वर्तमान आयु का ही योग बोला है, दोनों का योग निकाल दीजिए 75, x मिल गया 5, तो विजय और नेहा की आयु कितनी हो गई 40 और 35। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। यदि इस समय पिता की आयु तिगुनी हो, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? आप चाहें तो यहां से x के टर्म में मान लीजिए, आप चाहें तो यहां से x के टर्म में मान लीजिए। कोई आपके ऊपर ये जोर नहीं है कि आपको पहले स्टेटमेंट से ही k मानना है या x मानना है। आपका मन कर रहा है तो आप सेकंड वाले स्टेटमेंट से भी मान सकते हैं। पहले से मानेंगे तो पहले से मानिए, दूसरे से मानना है तो दूसरे से मानिए। और ध्यान रखिएगा हमेशा सेकंड वाले नाम को ही x मानिए। जैसे मैं बोलूं 5 वर्ष पहले क्या दिया है, देखिए पुत्र की आयु x नहीं दिया है, मतलब कितना मान लिया x, तो पिता की आयु कितना हो गया 4x हो जाएगा। पुत्र की आयु की चौगुनी है, सेकंड वाला नाम को x मानेंगे हमेशा। वर्तमान में देखिए बोल दिया, तो 5 वर्ष पहले से कहां जाइए आप वर्तमान में, तो वर्तमान में पुत्र कितना हो जाएगा x + 5 और पिता कितना हो जाएगा 4x + 5। वर्तमान में क्या बोल रहा है, पिता की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी तिगुनी। तो देखिए पिता की आयु कितना 4x + 5, किसकी तिगुनी 3x + 5। तो यहां से आप x सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4x + 5 बराबर 3x + 15। तो x कितना आ गया देखिए 10, x आ गया 10। तो वर्तमान में पुत्र हो गया 15 का और पिता हो गया कितने का 45 का। या फिर आप जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, आपको जो मन करता है वो मानिए। सेकंड वाले को मानिए x या पहले वाले को मानिए x। पहले वाले को मानेंगे x तो सेकंड वाले से x की वैल्यू निकलेगी, और सेकंड वाले को मानेंगे x तो पहले वाले से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक, यहां पे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है, तो सबसे पहले पुत्री की आयु को क्या मानेंगे x, हमेशा सेकंड वाले को x मानिए। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 4x। अब 6 वर्ष बाद बोला, तो सबसे पहले 6 वर्ष बाद पुत्री और उस पिता की आयु लिख दीजिए। तो 6 वर्ष बाद x + 6 और पिता 4x + 6। क्या बोला है, पिता अपनी पुत्री की आयु का दुगना, तो पिता अपनी पुत्री की आयु का दुगना, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा। तो यहां पे क्या बोल रहा है देखिए, पुत्री की आयु का 2 गुना। इसका मतलब ये 2 गुना जो है ये पुत्री की आयु के बगल में है, तो पुत्री की आयु के बगल में क्या करिए 2 का गुणा लगाइए। यहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि 2 का गुणा किधर लगाऊं मैं, तो जिसके बगल में दुगुना 4 गुना 6 गुना उसके बगल में ही गुणा लगाइए। पुत्री की आयु का तो पुत्री की आयु के बगल में गुणा लगाइए। ठीक, देखिए 10 वर्ष पहले वेदमती की मां अपनी बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद
मां अपनी बेटी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप इस स्टेटमेंट को लेते हैं तो यहां पे मान लीजिए 10 वर्ष पहले, ये देखिए बेटी की उम्र, हमेशा सेकंड वाले नाम को मानेंगे, तो बेटी की उम्र कितनी x, तो वेदमती मतलब मां की उम्र कितनी 4x। तो 10 वर्ष पूर्व से कहां आएंगे आप, पहले वर्तमान में आएंगे, तो ये वर्तमान की कंडीशन लिखी हुई है। बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 10, क्योंकि अगर मान लो 10 साल पहले मैं 26 साल का था तो वर्तमान में कितना हो जाऊंगा 26 प्लस 10 36, सिंपल सी बात। तो 10 वर्ष पूर्व x था तो वर्तमान में x प्लस 10, 10 वर्ष पूर्व 4x था तो वर्तमान में 4x प्लस 10। कंडीशन कहां की दी है, 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष बाद बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, इस वर्तमान में 10 जोड़ दीजिए और इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 20 और कितनी हो गई 4x प्लस 20। कंडीशन क्या दिया है देखिए, 10 वर्ष बाद मां अपनी बेटी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो दुगनी किसके बगल में लगा है, बेटी की उम्र के। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो 2 गुनी लगा है किसके बगल में, बेटी की उम्र के बगल में, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा। ठीक, x और y की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये देखिए आयु का अंतर दिया है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 16। x और y की आयु का अंतर दिया है 16, तो यहां से x की आयु कितना मान लिया है, ये x वर्ष, तो y की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 16। फिर क्या बोला 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले कितनी x माइनस 6, x माइनस 16 माइनस 6। y की आयु की तिगुनी, तो ये देखिए तिगुनी किसके बगल में लगा है, y की आयु के बगल में। केवल इन बातों को समझना है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। 5 वर्ष पहले राहुल और सोहन की आयु में अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो देखिए 5 वर्ष पहले मान लीजिए कितना हो जाएगा 4x और 7x, वर्तमान में कितना 4x प्लस 5 और 7x प्लस 5, ये हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है 76, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना लिख दीजिए 76। 4x प्लस 5 7x प्लस 5 बराबर कितना 76। कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 4 11x बराबर 66, तो x कितना आ गया 6, x 6 आ गया, तो बता दीजिए देखिए कितना आ जाएगा 6 चौको 24 और 5 29। ठीक, बहुत आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखिए 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 साल पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो आपके सामने 2 कंडीशन दी हुई है, किसी भी एक कंडीशन से x मान लीजिए और दूसरे कंडीशन से x की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो यहां पे देखिए 5 वर्ष पहले माना हुआ है, 5 वर्ष पहले पुत्र x का था, तो 5 साल पहले पिता कितना का हो जाएगा 7x का। अब कहां जाइए वर्तमान में, तो वर्तमान में पुत्र हो जाएगा कितने का x प्लस 5 का और पिता हो जाएगा 7x प्लस 5 का। सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोला है 5 साल के बाद, तो वर्तमान से कहां आ जाइए 5 साल के बाद, तो 5 साल बाद पुत्र हो जाएगा x प्लस 5 मतलब x प्लस 10 का, और पिता हो जाएगा 7x प्लस 5 मतलब 7x प्लस 10 का। तो 5 साल के बाद पिता की आयु लिख दीजिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, तो पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 10, इसका कितना लगा दीजिए आप 3 गुना लगा दीजिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैलकुलेशन में भी वही लिखा होगा, ये देखिए 3 का गुणा किया x प्लस 10 में, तो कितना आ गया 3x प्लस 30 बराबर कितना 7x प्लस 10। x मिल गया आपको, x मिल गया तो पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, रमेश की उम्र करण की उम्र की दुगुनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड वाले नाम को हमेशा x मानते हैं, तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है करण, तो करण की उम्र को कितना मान लिया आप x वर्ष, तो रमेश कितना हो गया 2x। यदि दोनों की उम्रों का जोड़ मतलब दोनों को जोड़ दीजिए बराबर कितना 24, तो x कितना मिल गया 8, x 8 मिल गया, तो बता दीजिए रमेश की उम्र कितनी होगी 16 वर्ष। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है, तो आप पुत्र की आयु, ये देखिए ऐसा कुछ लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष, तो पुत्र की आयु अगर आप x मानते हैं
तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 28 माइनस एक्स। 7 वर्ष के बाद, तो पहले 7 वर्ष बाद ये देखिए पुत्र हो गया, ये कौन हो गया पिता। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना। किसका 2.5 गुना? पुत्र की आयु का। तो 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु का 2.5 गुना कौन होगा? पिता होगा। तो x की वैल्यू कितना निकाल दिया? 5। x 5 मिल गया, तो पुत्र की आयु कितना हो गया? 5 वर्ष, और पिता की आयु कितना हो गया? 23 वर्ष। गुणनफल बोला था तो आप गुणनफल निकाल दीजिए। क्लियर है यहां तक? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है। असमानता की जांच, इनइक्वालिटी का प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ट्रेंड में चल रहा है ऐसा प्रश्न, समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, ये देखिए ये कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है। इन सिंबल्स का अर्थ पहले समझेंगे। जैसे ए और बी के बीच में अगर ये सिंबल लगाता हूं मैं, तो इसका अर्थ क्या है उसको समझिए पहले। अगर ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा है, इसका अर्थ है कि बी से ए छोटा नहीं है। बी से ए छोटा नहीं है, मतलब ए जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे? बी से। यही मतलब तो होगा। देखिए ए और बी के बीच में अगर ये सिंबल लगाया है, इसका मतलब क्या है? ए ना तो बी से बड़ा है ना ही उसके समान है। इसका मतलब ए जो है वो बी से क्या है? छोटा होगा। ठीक। ए और बी के बीच में @ लगाया है, इसका अर्थ क्या बोला है? ए ना तो बी से छोटा है ना ही उसके समान है। ए ना तो बी से छोटा है ना ही उसके समान है, इसका मतलब ए बी से क्या है? बड़ा है। ए और बी के बीच में परसेंटेज लगाया है, इसका अर्थ बोला है बी से ए बड़ा नहीं है। बी से ए बड़ा नहीं है, मतलब ए बी से छोटा है या बराबर है। ए और बी के बीच में स्टार लगाया है, इसका अर्थ बोला है ए ना तो बी से बड़ा है ना ही उससे छोटा है, मतलब ए और बी क्या है? यहाँ पे बराबर है। ठीक। तो सिंबल्स का अर्थ आप पहले समझेंगे 3 चिन्हों के आधार पे, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। ठीक। अब देखिए प्रश्न कैसा आएगा। आपके सामने कथन दिया रहेगा, ये देखिए कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया रहेगा। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले तो जो कथन दिया है, जैसे f@h, ये देखिए ये कथन आपको दिया हुआ है, ये कथन आपको दिया हुआ है। पहले इन सिंबल्स का अर्थ लिखेंगे। f@h, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि @ का मतलब क्या होगा, ये देखिए @ का मतलब क्या है? अगर a@b है मतलब a ग्रेटर देन b, उसी प्रकार f@h है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? f ग्रेटर देन h। तो इसी प्रकार आप इन तीनों का भी सिंबल्स को कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू के चिन्ह में। तो देखिए किया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, f@h को कन्वर्ट कर दिया गया, उसी प्रकार दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। ठीक। अब इन चारों को मिलाकर लिखेंगे। कैसे मिलाकर लिखना है? देखिए f ग्रेटर देन h। अब देखिए h कहीं पे मिलता है आपको, यहां पे मिल रहा है h ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो मैं इसको जोड़ देता हूं h ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब m कहां पे दिख रहा है? देखिए यहां पे m ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू r तथा g बराबर m। ये हो गया आपका कथन। पहले तो आपको ये काम करना है, समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका कथन। अब निष्कर्ष में आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? देखिए f ग्रेटर देन इक्वल टू r, सिंबल में दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आया? f ग्रेटर देन इक्वल टू r। दूसरा क्या आया? f ग्रेटर देन r। और तीसरा क्या आया? h ग्रेटर देन इक्वल टू g। बताना है इस कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सत्य है कौन सा असत्य है। समझेंगे 2 टाइप की सीरीज बनेगी कथन में, एक होगा रेगुलर और एक होगा इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ऐसा चलते जाएगा। इर्रेगुलर का मतलब ग्रेटर देन फिर बीच में क्या आ गया? लेस देन, मतलब चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज। तो 2 टाइप की सीरीज बनती है। रेगुलर वाली बहुत आसान होती है। तो ये कौन सी सीरीज है? देखिए रेगुलर सीरीज है। जहां पे बराबर दिखेगा सबसे पहले वहां पे गोला मार दीजिए, मतलब जी बोलू या एम बोलू बात एक ही है, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। अब समझेंगे निष्कर्ष को कैसे पहचानना है कि सही है अथवा गलत है। तो f ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो देखिए f और r के बीच का संबंध आपको देखना है। f ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो f ग्रेटर देन h ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो आप देखेंगे ग्रेटर देन वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है,
ये देखिए ग्रेटर देन वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये बराबर वाला सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां पे बराबर नहीं लगा है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखिए f ग्रेटर देन r, तो आप देखेंगे f ग्रेटर देन h ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो ग्रेटर देन वाला f से r जाने में क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये सही है। तीसरा h ग्रेटर देन इक्वल टू g, तो h और g के बीच में रिलेशन है, तो आप देख पा रहे हैं h ग्रेटर देन इक्वल टू m है और m के प्लेस पे मैं g लिख सकता हूं, मतलब ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब 2 और 3 क्या होगा आपका, सत्य होगा। बहुत आसान होता है। देख लीजिए बराबर वाला सेटिस्फाइड हो पा रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन वाला सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं। अगर सीरीज में सेटिस्फाइड हो पा रहा है मतलब सत्य है, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है मतलब असत्य है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए चिन्ह परिवर्तित करने के बाद लिखा हुआ है, ये आपके सामने कथन लिखे हुए थे, p लेस देन m, चिन्ह परिवर्तित करने के बाद m लेस देन इक्वल टू r, r बराबर t और t लेस देन इक्वल टू l। जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, p लेस देन m, m लेस देन इक्वल टू r, r बराबर t, t लेस देन l। ये मिल गया। पहला निष्कर्ष देखिए, p लेस देन r, p लेस देन r, तो p और r के बीच में रिलेशन है केवल लेस देन। ये देखिए लेस देन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब सही है। दूसरा p बराबर r, तो देखिए बराबर वाला यहां पे तो है लेकिन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब गलत है। m लेस देन इक्वल टू l, m लेस देन इक्वल टू l, तो देखिए m लेस देन इक्वल टू r, r को बोलूं या t को बोलूं एक ही बात है। तो यहां पे लेस देन सेटिस्फाइड हो रहा है, यहां भी लेस देन सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन इक्वल टू सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, गलत। तो केवल निष्कर्ष 1 क्या होगा, सत्य होगा। बहुत आसान बनते हैं, केवल देखते जाइए सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप देखिए इसमें बराबर वाला सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, जबकि लेस देन वाला देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है, बराबर वाला दोनों में नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक, एक और प्रश्न लेते हैं। ये देखिए कथन है और निष्कर्ष है। चिन्ह परिवर्तित करने के बाद क्या लिखा है, k ग्रेटर देन t, t लेस देन d, d इक्वल टू f, f लेस देन इक्वल टू g। तो यहां पे देखिए इररेगुलर सीरीज बन रहा है आपका। एक इसको समझा देता हूं, क्या बना, k ग्रेटर देन t, t लेस देन d, क्या बन रहा है, k ग्रेटर देन t, t लेस देन d, d बराबर f, f लेस देन इक्वल टू g, ये बन रहा है। अब देखिए पहला क्या बोला, g ग्रेटर देन k, समझेंगे ये आपका इररेगुलर सीरीज है। रेगुलर में तो बहुत आसान होता है, इररेगुलर को समझेंगे। यहां पे देखिए चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया है। ये देखिए, ठीक, ग्रेटर देन था, चेंज होके लेस देन ऐसा बढ़ गया। मतलब यहां से लेफ्ट और यहां से राइट, इन दोनों के बीच आप रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हो। सीधी सीधी बात, यहां से चिन्ह चेंज हुआ मतलब इसके लेफ्ट और इसके राइट में आप रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। तो यहां पे जी और के के बीच में रिलेशन बोला, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, दूसरा बोला जी इक्वल टू टी, जी इक्वल टू टी को देख लो, एक ही साइड का है, तो एक साइड वाले को आप चेक कर सकते हो। जहां पे चिन्ह चेंज हुआ उसके दोनों साइड रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन एक साइड को चेक करना पड़ेगा। तो जी इक्वल टू क्या है, टी, तो जी इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू डी, लेकिन यहां पे इक्वल टू नहीं है। ये देखिए यहां पे इक्वल टू होता तो सेटिस्फाइड हो जाता, गलत है ये भी। नेक्स्ट क्या है, जी ग्रेटर देन टी, तो आप देख पा रहे हैं जी ग्रेटर देन एफ, सेटिस्फाइड हुआ। एफ बोलू या डी बोलू, ठीक है, जी ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन टी, सेटिस्फाइड हो रहा है। ये देखिए जी से एफ आए, एफ बोलो या डी बोलो, ठीक है, वापस से ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका, सही है। तो केवल निष्कर्ष 3 क्या होगा, सत्य होगा। तो आपको अगर इनरेगुलर सीरीज मिलती है मतलब लेफ्ट और राइट उसके रिलेशन नहीं बना सकते जहां से चिन्ह चेंज हुआ है। ठीक है, एक और देखते हैं। ये देखिए चिन्ह चेंज करने के बाद कुछ ऐसा बना है, z ग्रेटर देन y, y लेस देन k लेस देन इक्वल टू m, m ग्रेटर देन t। तो आपकी सीरीज क्या बनी देखिए, z ग्रेटर देन y, y लेस देन k लेस देन इक्वल टू m, m ग्रेटर देन t। पहला क्या बोल रहा है, z ग्रेटर देन m, यहां पे z है यहां पे m है, रिलेशन बनेगा ही नहीं क्योंकि चिन्ह चेंज हो चुका है। दूसरा y ग्रेटर देन t, यहां पे y है यहां पे t है, बनेगा ही नहीं। तीसरा z लेस देन k, यहां पे z है यहां पे k है, बनेगा ही नहीं, खत्म। चिन्ह चेंज हुआ मतलब लेफ्ट और राइट में रिलेशन आप नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। ये देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ यहां पे, ठीक,
क्या बना है देखिए, D इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन L ग्रेटर देन इक्वल टू B लेस देन G। आप देख पा रहे हैं पहला क्या है, D ग्रेटर देन B, D जो है वो ग्रेटर देन B है। ये तो आपकी यहां तक आपकी रेगुलर सीरीज बोल सकते हो। ये चिन्ह चेंज हुआ मतलब इसके लेफ्ट और इसके राइट में रिलेशन आप नहीं बना सकते मिक्स होके, केवल लेफ्ट लेफ्ट में रिलेशन आप बना सकते हो। तो पहला क्या बोला, डी ग्रेटर देन बी, तो देखिए डी या क्यू एक ही बात है, ग्रेटर देन सेटिस्फाइड है, मतलब पहला क्या होगा, सही होगा। बी इक्वल टू डी, बी से डी में देखिए बराबर वाला यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत होगा। जी ग्रेटर देन एल, यहां और यहां तो रिलेशन आप बना ही नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, मतलब ये क्या होगा, गलत। क्या हो गया आपका निष्कर्ष, एक सत्य होगा केवल। ठीक, यह आपका वापस से असमानता की जांच का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। केवल इसमें एक प्रश्न या तो 1 या तो 2 वाला समझाता हुआ आपको, कब आइदर और का केस बनेगा उसको भी समझ लीजिए। देखिए कब आइदर और का केस बनेगा उसको समझेंगे। अगर मैं बोलूं इस सीरीज की चिन्ह चेंज करने के बाद क्या बना है, d लेस देन इक्वल टू के लेस देन h ग्रेटर देन b, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे चिन्ह चेंज हुआ है, मतलब इसके लेफ्ट और राइट मिक्स करके आप रिलेशन नहीं बता सकते। रिलेशन नहीं बता सकते तो वहां पे देखिए इनरेगुलर सीरीज में ही आइदर और का केस बनेगा। अब आइदर और का केस कब बनेगा, समझेंगे इस बात को, जब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन तीनों चिन्ह का यूज होगा, वहां पे बनेगा आइदर और। जैसे डी और बी के साथ मैं रिलेशन बनाता हूं, पहला निष्कर्ष डी ग्रेटर देन बी, दूसरा निष्कर्ष डी लेस देन इक्वल टू बी, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। क्यों, अगर इनरेगुलर सीरीज में 2 अल्फाबेट के बीच में ये तीनों चिन्हों का यूज हो गया, मतलब आइदर और बनेगा ही, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए डी और बी, ये डी है और ये बी है, इसके बीच में देखिए ग्रेटर देन आ गया, लेस देन इक्वल टू दोनों आ गया, मतलब तीनों चिन्हों का प्रयोग हो गया, मतलब आइदर और तो बनेगा ही। तो आइदर और का केस इररेगुलर सीरीज में ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, जहां पे तीनों चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। अगर मान लीजिए ऐसा आता तो यहां पे आइदर और नहीं बनता क्योंकि 2 बार बराबर का चिन्ह आ गया है। लेकिन मान लो ऐसा होता d ग्रेटर देन इक्वल टू b और d लेस देन b, तो भी आइदर और का केस बनता। 3 चिन्ह चाहिए मेरे को 2 निष्कर्ष में, मतलब एक निष्कर्ष में 2 चिन्ह होंगे और दूसरे में 1 होगा। या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी आया मतलब आइदर और का केस बनेगा, लेकिन बराबर को 2 बार लिख दिया तो आइदर और का केस नहीं बनेगा। जैसे यहां पे देखिए पहला निष्कर्ष क्या बोला है, b% k को कन्वर्ट करने के बाद b ग्रेटर देन इक्वल टू k और b लेस देन k, तो b और k के बीच में ये देखिए b और k के बीच में रिलेशन बनाया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू भी लग गया और लेस देन भी लग गया, मतलब आइदर और केस बनेगा कहां पे, 1 और 2 में। मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। अब तीसरे वाले को चेक कर लीजिए, h ग्रेटर देन d, तो देखिए h ग्रेटर देन d हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी के पूरा लेफ्ट हैंड साइड का है ये, h ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल टू d, मतलब h और d के बीच में आप रिलेशन बना पा रहे हो, कैसा, बड़े वाले का, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आइदर 1 और 2 एंड ओनली 3, ये आंसर होगा इसका, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। खत्म हो गया आपका असमानता की जांच, केवल इतना है। तो रेगुलर सीरीज, इररेगुलर सीरीज, रेगुलर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, आइदर और बनेगा ही नहीं जनरली, ऐसा कुछ आया तो। इररेगुलर सीरीज में आइदर और को पहचानने का तरीका सबसे आसान है, कैसे बनेगा ये देखिए, ये होती है आपकी इररेगुलर सीरीज में आइदर और का केस, मतलब तीनों चिन्हों का प्रयोग हो गया, कहीं पे भी तीनों चिन्हों का प्रयोग किया, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मतलब आइदर और का केस दिखेगा आपको। और कैसे प्रयोग करेगा देखिए, b ग्रेटर देन इक्वल टू के, b लेस देन के, ये देखिए आइदर और का केस बन गया। तो इसका आंसर कैसा लिखते हैं आप, आइदर 1 और 2 एंड ओनली 3, ऐसा लिखते हैं आप इसका आंसर। तो आपका कंप्लीट हो गया इनइक्वालिटी, इतना ही था पढ़ने को इनइक्वालिटी में। आप देखेंगे सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, देखते जाइए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। h ग्रेटर देन d था तो ये देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ही है केवल, जहां पे चिन्ह चेंज हुआ है, चेक कर लीजिए, h ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल टू d, मतलब h और d के बीच में सीधे सीधे आप संबंध स्थापित कर सकते हो ग्रेटर देन का।
क्योंकि ग्रेटर देन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका सत्य है, बन जाएगा। तो इनइक्वालिटी के सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा, आइदर और को केवल याद रखिएगा। और भी बहुत तरीके हैं, ओपन क्लोज, ये गेट वाले, ये सबसे आसान तरीका है। सेटिस्फाइड हो रहा है बराबर तो सही करिए, नहीं हो रहा है तो गलत करिए। सेटिस्फाइड हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू तो ठीक, नहीं हो रहा है तो गलत मार दीजिए। और सेटिस्फाइड देख सकते हैं आप, यहां से यहां तक पहुंचना है तो ये देखिए लेस देन वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन बराबर वाला नहीं हो रहा है। इतना आसान तो है। तो इनइक्वालिटी के सारे प्रश्न इसके बाद क्या आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चाहे तो आप वर्ग गिन सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 by 1 के वर्ग हैं। अब देखिए 2 by 2 के वर्ग कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 9 4 13 और एक ये कंप्लीट वर्ग है, मतलब टोटल कितने हो गए 14। ट्रिक अगर देखेंगे तो ट्रिक क्या है इसकी, जब 3 by 3, 2 by 2, 1 by 1, 4 by 4 का मैट्रिक्स हो, तब ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं। देखिए 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो आप सीधे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14। यह ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब यहां पे क्या होगा, आपका वर्ग मैट्रिक्स होगा। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, मतलब जितने रो उतने ही कॉलम। तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं वर्ग की गिनती करने में, ध्यान रखिएगा, वर्ग की गिनती करने में। अदरवाइज गिन लीजिए आप, गिनना भी तो आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कितने वर्ग हैं। अब देखिए यहां पे अगर ऑर्डर देखेंगे आप तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 by 3 है इसका ऑर्डर, 4 रो और 3 क्या है, कॉलम है। तो जो मैं ट्रिक बताया था वो वर्ग मैट्रिक्स में लगेगा, ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं है आपका। तो वर्ग मैट्रिक्स का ट्रिक क्या होता है, ऑर्डर को लिख लीजिए, उसके बाद एक एक कम करते जाइए। 4 into 3 ये ऑर्डर था मैट्रिक्स का, एक कम किए 3, एक कम किए 2, फिर एक कम करिए 2 into 1, फिर एक कम करिए 1 into 0, जोड़ दीजिए 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, कितना आ गया 20 आ गया। 20 आंसर होगा, गलत है ये, ठीक है। चाहे तो आप गिन भी सकते हैं, 20 आंसर आएगा। तो वर्ग गिनने के 2 ट्रिक हैं, अगर वर्ग मैट्रिक्स होगा तो अलग ट्रिक है। इसके अलावा अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर का मतलब रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम अगर सेम सेम है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और रो और कॉलम अलग अलग है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको त्रिभुज बताना है कितने हैं। तो एक आकृति ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ आकृति बना है मतलब इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, 3, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये आकृति एक बनी यहां पे, दूसरी बनी है यहां पे, तो 3 तो इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए 6, और एक नीचे दिख रहा है 7, ये 7 हो गए। लेकिन जब जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ त्रिभुज क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब जोड़ूंगा आकृतियों को तो नंबर ऑफ त्रिभुज बढ़ेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर नंबर ऑफ त्रिभुज कौन कौन से बढ़ रहे हैं, देखिए एक तो ये हो गया, दिख पा रहा है, ठीक, उसी प्रकार एक ये हो गया, ये देखिए दिख पा रहा है, तो 2 ये हो गए। तो आपको कितने मिल गए, 3 3 6 1 7 2 9 तो हो गए। 3 आपको सिंगल आकृति से मिले, 3 आपको दूसरी आकृति से, और एक नीचे, और ऊपर वाले 2 को जोड़ा तो 2 और बढ़ गए। कौन कौन से बढ़े थे, एक ये बढ़ा था और एक ये बढ़ा था। अब देखिए 2 और बढ़ेंगे नीचे वाली आकृति को जोड़ने पर, ये देखिए एक ये वाला बढ़ रहा है और एक ये वाला बढ़ रहा है, तो 2 और लिख दिया। साथ में एक बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 3 6 1 7 2 9 2 11 और 1 12। तो इस आकृति को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंगल इस आकृति में 3 त्रिभुज होंगे, जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ त्रिभुज बढ़ेंगे ही, कंफर्म है ये बात। इसमें देखिए बहुत आसान है, ट्रिक है इसका, तो इसको काउंटिंग कर लीजिए और इसका डबल कर दीजिए, तो 5 into 2 कितना हो गया आपका 10, तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने 10। यहां देखिए वही बात हो गई इसमें भी, ये देखिए ये आकृति बनी कितने 3, ये आकृति बनी कितने 3, ये आकृति नीचे बनी कितने 3, 9 तो ये हो गए, ठीक, और 6 मिलेंगे आपको जोड़ने पर।
6 मिलेंगे आपको जोड़ने पर, 2 इन आकृतियों को जोड़ने पर, 2 इन आकृतियों को जोड़ने पर और 2 इन आकृतियों को जोड़ने पर। तो 9 और 6 15 और एक कंप्लीट आपका कितना हो गया 16। इतना आसानी से बता सकते हो आप। इस सिंगल में कितना मिला आपको 3, इस सिंगल में कितना मिला 3 और इस सिंगल में कितना मिला 3। अब इस आकृति और इस आकृति को जोड़ूंगा तो 2 बढ़ेंगे, इस आकृति और इस आकृति को जोड़ूंगा तो 2 बढ़ेंगे, इस आकृति और इस आकृति को जोड़ूंगा तो 2 बढ़ेंगे। टोटल कितने बढ़ गए 6 और एक कंप्लीट कितने हो गए 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ध्यान रखेंगे ऐसी कोई आकृति अगर आपको दी रहेगी तो आप क्या करेंगे, ट्रिक क्या है इसका, इस डब्बे में काउंटिंग करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है उसका डबल लिख देंगे। कितना हो गया 16। जैसे इसमें अगर बात करूं तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां देखिए सेम वही तरीका होगा आपके पास। काउंटिंग किए तो 4 का 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, कितना हो गया 24। लेकिन जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ त्रिभुज बढ़ेंगे। कौन कौन से बढ़ रहे हैं देखिए, इन दोनों आकृति को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ा तो एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा, 2 हो गए। इन दोनों को जोड़ा तो एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा, कितने 2। तो 24 और 2 कितने हो गए आपके 26, 26 और 2 कितने हो गए आपके 28। तो इस प्रकार बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। और वर्ग कितने हैं आप देख पा रहे हैं, 3 वर्ग तो हैं, साथ में ये भी तो एक वर्ग है 4 और ये भी तो एक वर्ग है, कितना 5। तो 28 त्रिभुज और 5 वर्ग। इसमें देखिए क्या पूछा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आप आसानी से निकाल पाएंगे। कितने आएंगे इसमें 14 आएंगे, निकाल लेंगे इसको। ठीक, यहां बोला है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये जो मैंने आकृति आपको समझाई थी 3 थे। ट्रिक क्या है इसका देखिए, 1 2 ऐसा काउंटिंग करते जाइए और जोड़ दीजिए तो 1 और 2 कितना हो गया 3। जैसे इसमें 1 2 3 और 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने हैं 10। तो आंसर क्या दिया है आपका डी दिया है। ठीक, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 12वें अक्षर, तो देखिए बायां ऐसा कुछ होगा, ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये होगा बायां छोर, ये होगा दायां छोर, ये बायां छोर और ये होगा दायां छोर। अब देखिए बाएं छोर से 12वें अक्षर, तो बाएं छोर से 12वें अक्षर मतलब कहां पहुंच गए आप, ये देखिए एल में पहुंच गए। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर यहां बैठ गए आप। अब इसका दायां इधर और इसका बायां इधर होगा, तो इसके दाईं ओर 8वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, क्या आ जाएगा आंसर आपका टी। बहुत आसान है, इसमें आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लीजिएगा। बायां छोर हो जाएगा ए और दायां छोर हो जाएगा डी। बाएं से 12वां एल, इसके दायां इधर और इसका बायां हो जाएगा इधर। अपने आप को बैठा दीजिए 12 में, आपका दायां इधर और आपका बायां इधर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, बना लेंगे आप इसको। देखिए प्रश्न संख्या 61 से 65 निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षर के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज ऐसी लिख दिया है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझेंगे। जैसे कंफ्यूज्ड यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको बताना है ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे अगर मैं सी और एफ को देखता हूं, सी और एफ को, तो सी और एफ के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन से? डी और ई। तो यहां भी सी और एफ के बीच में देखिए कितने अक्षर हैं? 2। वो कौन से हैं मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं किन्हीं भी 2 अक्षर के बीच उतने ही यहां पे होने चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो इसको करने का तरीका समझेंगे। अगर रैंडमली खोजेंगे तो नहीं आप सही कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक के होते हैं, ये देख पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है समझिए, आप सी को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दीजिए। तो सी को पकड़ा, सी के बाद क्या आता है? डी है क्या? नहीं। ई एफ, एफ आ रहा है देखिए, मतलब सी और एफ। जी एच आई जे, नहीं मिला कुछ। ओ को पकड़िए, ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी यू, कौन मिला? ओ और एस। एन को पकड़िए, ओ पी क्यू आर एस, कुछ नहीं मिला मेरे को। एफ को पकड़िए, जी एच आई जे, कुछ नहीं मिला। यू को पकड़िए,
W X Y कुछ नहीं मिला, S को पकड़िए T U कुछ नहीं मिला, E को पकड़िए F कुछ नहीं मिला। मतलब आगे आने में मेरे को दो जोड़े मिले, कौन कौन से, C और F, O और S। अब पीछे आइए, D को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दीजिए। D के बाद क्या आता है, E F G H I J K, क्या मिला, E, मतलब D और E सही पोजीशन पे। E को पकड़िए F G H I J K, कुछ नहीं मिला। S को पकड़िए T U V W X, कुछ नहीं मिला। U को पकड़िए V W X Y, कुछ नहीं मिला। F को पकड़िए G H I, कुछ नहीं मिला। N को पकड़िए O P, क्या मिला, N और O। O को पकड़िए P, कितने पेयर मिले, 4। इससे आसान तरीका नहीं है इसका। एक एक अक्षर को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दीजिए। जैसे मैं C को पकड़ा तो D E F G H I J, कौन सही प्लेस पे है, F, तो C और F का पेयर उठा लीजिए। सबसे आसान तरीका, एक भी पेयर नहीं छूटेगा। एक एक अक्षर को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को उसके बाद का पढ़ दीजिए। एक और प्रश्न इसमें लूंगा बस, देखिए डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है। D को पकड़िए E F G H I J K L M N, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J K L M N O P Q R, कुछ नहीं मिला। S को पकड़िए T U V W X Y Z A, S और T। T को पकड़िए U V W X Y Z A, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J K L M N O, कुछ नहीं मिला। N को पकड़िए O P Q R S, कुछ नहीं मिला। G को पकड़िए H I, ये देखिए क्या मिला आपको, G और I मिला। U को पकड़िए V W X, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J K, कुछ नहीं मिला। S को पकड़िए T, कुछ नहीं मिला। वापस चलिए, H को पकड़िए I J K L M N O P Q R, कुछ नहीं मिला। S को पकड़िए T U, देखिए S और U मिल गया। V W X Y Z A B, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J K L M N O P Q, कुछ नहीं मिला। U को पकड़िए V W X Y Z A B, कुछ नहीं मिला। G को पकड़िए H I, ये देखिए G और I मिल गया। J K L M, N को पकड़िए O P Q R S, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J K L M, कुछ नहीं मिला। T को पकड़िए U V W, कुछ नहीं मिला। S को पकड़िए T U, कुछ नहीं मिला। I को पकड़िए J, कितने पेयर बने, 4। तो ऑप्शन क्या आ गया, 3 से अधिक। इससे सरल तरीका नहीं है, ध्यान रखेंगे। बना लेंगे इसको, ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है, शब्द प्रोडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपको करना क्या है, जो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें ये जो अक्षर है इसको अंग्रेजी वर्णमाला में जमा दीजिए। मतलब इन अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा, D आएगा। उसी प्रकार आगे के अक्षरों को जमा दीजिए और देखिए कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी, मतलब कितना दिखेगा आपको, 2 दिखेगा, बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं राम लिखता हूं और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाऊंगा तो पहले A आएगा, फिर M आएगा, फिर R आएगा। तो एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, सबका क्या हो गया, परिवर्तित। उसी प्रकार प्रोडक्ट्स के अक्षरों को भी अंग्रेजी वर्णमाला में आप जमाएंगे। स्पार्क को क्या लिखा है, TQBSL, तो S क्या बन गया, T, P क्या बन गया, Q, A क्या बन गया, B, R क्या बन गया, S और K क्या बन गया, L। उसी प्रकार आप फ्लेम को लिख सकते हैं। F क्या बन जाएगा, G, L क्या बन जाएगा, M, A क्या बन जाएगा, B, M, N बन जाएगा और E क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। पायलट को क्या लिखा है, MFILQ, तो ट्रेन को उसी भाषा में क्या लिखेगा, तो देखिए नंबरिंग करके भी बना सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, P को M लिख दिया मतलब -2, यहां पे देखिए I को क्या लिख दिया, F मतलब -3, L को क्या लिख दिया, I -2, यहां पे -3, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक, देख लेंगे आप, बन जाएगा ये। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को GGJCVR लिखा जाता है तो एडवर्ब को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं D को क्या लिख दिया, G, ठीक, तो D को G लिखने में क्या करेगा, EFG +3 और I को G मतलब -2, तो +3 -2 हो रहा होगा, तो +3 -2 में ही आप क्या करेंगे, एडवर्ब को लिख देंगे। आसान क्वेश्चन है ये।
मतलब जिस प्रकार डाइजेस्ट को GGJCVR लिखा है उसी प्रकार एडवर्ब को क्या लिखेगा, तो आप कर सकते हैं इसको। काऊ को क्या लिखा है, डक्स। तो आप देखेंगे C जो है वो व्यंजन है तो अगला व्यंजन, W व्यंजन है तो अगला व्यंजन, O स्वर है तो स्वर के बाद अगला स्वर। उसी प्रकार अगर पिग को देखूं मैं तो P क्या है, व्यंजन, तो P के बाद अगला व्यंजन क्या आएगा, Q। I स्वर है, स्वर के बाद अगला स्वर क्या आएगा, O। G के बाद क्या आएगा अगला व्यंजन, H। तो क्या हो गया, QOH। हाई को 8978 लिखा है तो डिफ को उसी भाषा में क्या लिखेगा। तो देखिए अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो ABCDEFGH, H का क्या आएगा 8, I का 9, G का 7, H का 8। उसी प्रकार आप क्या लिख देंगे डीफ को, तो D का क्या आएगा 4 आएगा, E का 5, A का 1 और F का क्या आएगा 6। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रीम को लिखा हुआ है ये कुछ नंबर्स, तो इसको पूछा है, कर लीजिएगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनालिटी को लिखा हुआ है कुछ नंबर्स में, तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेगा वो, तो बना लीजिएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन ये भी। A को 1, कैट को 24, तो मैन को क्या लिखेगा, A को क्या लिखा है वो 1, कैट को क्या लिखा है वो 24, कैट को 24, तो C क्या होता है 3, A क्या होता है 1, T क्या होता है 20, तो सबको जोड़ दिया तो क्या लिख दिया 24। तो मैन को आप देख सकते हैं, M क्या होता है 13, A क्या होता है 1 और N क्या होता है 14, तो कितना आ गया 28 आ गया। ठीक, नंबरिंग ध्यान रखिए, पूरा नंबरिंग का ही खेल है। उसी प्रकार P को 7, Y को 7 और ON को 65, तो P होता कितना है, P 16 होता है, तो 16 में क्या किया, बीजांक निकाल दिया। बीजांक मतलब संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। Y कितना होता है, Y अगर आप देखेंगे तो Y होता है 25, 25 का बीजांक कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 5 मतलब 7। ON को अगर आप देखते हैं तो आपको पता है O होता है 15 और N होता है 14। 15 को क्या लिख दिया है वो 6 और 14 को क्या लिख दिया है वो 5। उसी प्रकार PR को पूछा है तो आपको पता है R होता है 18 और P क्या होता है, P होता है 16। तो 16 को क्या लिख दीजिए 7 और 18 को क्या लिख दीजिए 9, मतलब कितना हो गया 79। मतलब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया। आप ध्यान रखिए नंबर्स क्या होते हैं उन अल्फाबेट के, उसी पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन टेस्ट नंबर 4 का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।